मेरा नाम नीरज शुक्ला है। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला जी नॉलेज अड्डा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग सुरक्षित होंगे, कोरोना में बचकर रहें। हमने टॉपिक शुरू किया था मैथमेटिक्स से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक वीडियो उसका हुआ, एक लेक्चर वीडियो हुआ है उसका। उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और उसका सेक्शन फार्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ लिया था। उसमें एक सेक्शन फार्मूला में एक पॉइंट रह गया था, अभी मैं बताता हूँ उसको। उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो 10th के सिलेबस के अनुसार है, उसमें एक टॉपिक रह जा रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड है इसमें, और भी होता है, सेंट्रॉयड भी होता है, इन सेंटर भी हम लोग कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। तो उतना हम लोगों को डिटेल नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग फ़िलहाल पढ़ेंगे सेंट्रॉयड तो पढ़ लेंगे, इन सेंटर भी पढ़ लेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में देखते हैं। इसमें फिर आगे हम लोग लाइन भी पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट दिया हुआ उससे इक्वेशन लिखेंगे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्करेंट लाइन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कब यूनिक सोल्यूशन होता है, कब मेनी सोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी 10th के सिलेबस से एक दो पॉइंट रह गया है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा सेकंड वीडियो होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो देख लेना, उसके बाद फिर ये दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ। चलिए, तो जो हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, वो था ऐसा, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, जैसे कि ये लाइन है ए बी, ये कोई पॉइंट है, अगर m/n रेशियो में अगर इसको डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2, तो हमें इस कोऑर्डिनेट को x और y को निकालना था। तो हमने पढ़ रखा था कैसे निकालते थे, m और n का इस्तेमाल करके। ये क्या होता था, p कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था, mx2 + nx1 बाई m + n, और y कोऑर्डिनेट होता था my2 + ny1 बाई m + n। तो जो हमारा जो एक पॉइंट रह गया था, ये तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अगर ये मिड पॉइंट, अगर p अगर मिड पॉइंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अगर ये AP बराबर PB हो जाए तो P हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं P मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, m/n का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। फिर अगर ये मिड पॉइंट हो जाता है तब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ सकता है। तो m की जगह 1 रख लेंगे, n की जगह 1 रख लेंगे, तो बस यही होता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, मिड पॉइंट निकालते हैं इससे। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। ए बी का जो है मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालते हैं इससे। कोई भी लाइन दे रखा है, उससे बता दिया कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होता है, m की जगह पे 1 रख लेते हैं, x2 + n की जगह पे 1, x1 बाई 1 + 1, और ये 1 y2 + 1 y1 बाई 1 + 1। तो P कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x2 + x1/2 और y2 + y1/2। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी अगर लाइन दे रखा हो, उसका अगर बीच का बताए कि कोई P पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट पे है, इंटरसेक्ट कर रहा है 1:1 के रेशियो में, या कह दे सिर्फ मिड पॉइंट है, तो हम लोगों को अगर बीच का, अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है। इस वाले x को इस वाले x के साथ जोड़ करके बाई 2 कर लेंगे, इस वाले y को इस वाले y के साथ जोड़ करके बाई 2 कर लेंगे, तो हमारा P कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अगर मिड पॉइंट नहीं है, कोई और दूसरे रेशियो में दिया हुआ 3:2, 2:1 जो भी है, तो हम लोग फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला इसको कहते हैं। ये इंटरनल सेक्शन है, बाहर जाएगा तो हमने पढ़ लिया है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल। ये ऐसे हो जाता है, तो ये एक्सटर्नल हमने पढ़ रखा था। आइए, ये रह गया था पिछले वीडियो का है ये। अब हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
ये इम्पोर्टेंट होगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से। कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, तो ये इसका ABCD हम लोग ये लिख लिए। अब इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, है ना। तो अब हमें क्या कह रहा है कि इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया बताइए। एरिया निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। देखिए, एक तो क्या हो गया कि आप ऐसे निकाल लो, जैसे कि जो कोई पॉइंट दे रखा हो, सपोज कीजिए ऐसे हम बना लेते हैं। ये दे रखा हो 1, ये दे रखा हो 1 2, ये थोड़ा आगे गया तो ये मान लीजिए हो गया 3 4, और ये और आगे गया तो ये हो गया 5 2, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है कि आप ग्राफ के थ्रू इसको ऐसे ग्राफ पे निकाल करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कई क्वेश्चन में ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे 1 और 2 है तो 1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा। ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, B। A कोऑर्डिनेट कह रहा है 3, 4, तो 3 मान लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5। तो 3, 4 ये था कितना 1 2, तो ये मान लीजिए 4, ये 3, ये 1। तो 3, 4 कहीं एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो गया A। और ये कह रहा है 5 2, x5 और y2 इसी लाइन पे कहीं यहाँ। तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, तो हमारा जो बेस का जो वैल्यू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या चाहिए अपने को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होगा। अब हमारा जो बेस निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का है तो यहाँ से यहाँ तक का 5 है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो 5 माइनस 1 तो 4 वैल्यू होगा ये। और हमें ये वैल्यू पता चल जाए, इसका जो एल्टीट्यूड है पता चल जाए। तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये 2 पे है और ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, 4 पे है। तो मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो क्या हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर या जो भी है मीटर। तो ये एक तरीका तो ये हो गया आपको कि ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जब आपको बताऊँगा कोऑर्डिनेट के थ्रू बनाने का, तब फिर इसको इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि हमारा एरिया 4 आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आपको पढ़ना है। इससे भी आप लगा सकते हैं, कभी कभी आपका बहुत आसान तरीके से इससे भी क्वेश्चन लग जाएगा। अगर फार्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं एग्ज़ाम में। एक और तरीका हो सकता है कि इस कोऑर्डिनेट का अगर हमें, उसको बाद में बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट से निकल जाता है बहुत आसान से। तो डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है, क्लास 11th का सिलेबस में आता है डिटर्मिनेंट। मगर जो यहाँ पे जो इसका जो प्रूफ आएगा वो डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके ही आएगा। तो आपको उसका प्रूफ नहीं देखना है, मैं बता देता हूँ प्रूफ। 10th के लिए सिर्फ आपको फार्मूला आपको जानना है, क्या जो इसका फार्मूला निकल के आएगा। तो उसका कैसे आता है फार्मूला, पहले आप वो देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, और मैट्रिक्स के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट के लिए है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो जो होगा हमारा, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम सारे x के वैल्यू रखेंगे, x1 x2 x3। जो दूसरा कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे y के वैल्यू, y1 y2 y3। और तीसरा जो कॉलम होगा 1 1 1 रख लेंगे, क्योंकि ये हमें 3 × 3 में बनाना है, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट है।
x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हाफ, तो देखिए जब हम ये x का वैल्यू लेंगे, x1 लेंगे, तो हमारा ये वाला जो रो होगा और ये वाला जो कॉलम होगा, जिधर साइड x1 है वो दोनों साइड का वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। जो बच रहा है, जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, दिस y2 इंटू y1, y2 इंटू y1 माइनस 1 इंटू y3, ठीक है। अब सेम वे जब हम, क्या होता है इसमें, एक बार क्या होता है, ये फर्स्ट वाला कॉलम प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर ऐसे चलते जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो दूसरे वाले कॉलम में क्या है, माइनस दे रखा है, तो माइनस y1। जब हम ये वाला कॉलम, ये वाला अगर लेंगे y1 लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके रिलेवेंट में जो होगा, जैसे ये वाला रो y1 यहाँ है, तो ये वाला रो नहीं लेंगे और ये वाला कॉलम नहीं लेंगे, तो बचेगा कौन सा, x2 x3 और 1 1 यहाँ बचेगा। तो अब ये दोनों को लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 माइनस 1 इंटू x3। सेम वे +1 प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला रो नहीं लेंगे और ये वाला कॉलम नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, x2 y3 क्रॉस में और माइनस हो जाएगा y2 x3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके जो बुक में दे रखा वही फार्मूला निकल के यहाँ पे आएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3। इसको सॉल्व करते हैं तो y1 x2 माइनस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3। यहाँ x1 है तो ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे x2 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, तो यहाँ x2 है और यहाँ x2 है, तो प्लस लिए तो पहले y3 ले लेंगे, y3 माइनस y1, और फिर ले लेंगे प्लस x3। x3 वाला वैल्यू ये है, दोनों में माइनस है, प्लस ले लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो x3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है। यही आपका जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, जो आपके बुक में दे रखा है। नीचे का आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा, तो ये आपका जो है ना फार्मूला है बुक में जो दे रखा है। तो अब इसको आप सिंपल तरीके से आपको याद रखने का क्या तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो जिस कोऑर्डिनेट को हम लेंगे, जैसे a का है तो a का अगर हम x लेते हैं तो फिर इसका y नहीं लेंगे, इस दोनों का y लेंगे, y2 माइनस y3। अगर प्लस x2 लेंगे तो फिर इसका y2 नहीं लेकर के इन दोनों का y2 लेंगे, y1 माइनस y3 कर लेंगे या y3 माइनस y1 कर लेंगे, ठीक है। अब यूँ चलिए है ना, यूँ चलिए, जैसे इसका लिए तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। x1 लिए तो फिर इन दोनों का लेंगे, x2 लिए तो फिर इन दोनों का लेंगे, y3 माइनस y1 कर लेंगे, फिर अगर x3 लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, y1 माइनस y2 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा होता है। बस आपको वैल्यू ऐसे रख करके बना लेना होता है, x और y का वैल्यू रख करके आपको एरिया निकाल देना होता है। अभी जो हम लोग उसको देखे थे, अभी यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ वैल्यू रख करके चेक करते हैं 4 आ रहा है कि नहीं हमारा। इस मिटाता हूँ, इस कंसेप्ट से 4 आना चाहिए, है ना। देखिए बड़ा बना देता हूँ, ए कोऑर्डिनेट
बी कोऑर्डिनेट 1,2, ये दिया हुआ 3,4, ए बी, और सी कर लेते हैं ये 5,2। अब इसका हम लोग एरिया निकालते इस वाले फार्मूला से, ठीक है। ये फिर एक मैं आपको और लॉजिक बताऊंगा उसका भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो इसको इस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एरिया, थ्री ले लेते हैं हम लोग पहले, हाफ 3 ले लेते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस 2 माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 ले लेते हैं, अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, फिर प्लस 5 ये आया, और फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस 4 माइनस 2, यही फार्मूला था ना, ये x1, ये y2 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, यही फार्मूला था। बस इस पे आप वैल्यू रख के चेक कीजिए आप, 3 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 हाफ इंटू 0 माइनस 2 प्लस 10 हाफ 8 इज इक्वल टू 4। अगर कभी यहाँ क्या होता है, कभी कभी यहाँ माइनस आ जाता है, तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, मॉड में लेना। एरिया जब भी होगा वो मॉड में होगा, ठीक है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो आपको उसका प्लस वैल्यू में लेना है। तो यहाँ तो प्लस में ऑलरेडी आया था, कोई इशू नहीं था। तो एरिया आपका देखिए यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया, इस फॉर्मूले से भी बनाया तो हमारा 4 ही आया, ठीक है। अब एक तरीका और आपको मैं बता दूं, डिस्टेंस फार्मूला से इस्तेमाल करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए उसको भी मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि आपको पता सब होना चाहिए। आप खुद एग्ज़ाम में डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको पता था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो ये और ये कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके हम इस लाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाले और ये वाले को इस्तेमाल करके हम इस लाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ रखा है, होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बारी बारी से लगाएंगे और 3 वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार AB के लिए निकालेंगे, फिर एक बार BC के लिए निकालेंगे, फिर एक बार CA के लिए निकालेंगे। हमारा तीनों वैल्यू निकल जाएगा, A निकल जाएगा, C निकल जाएगा, B निकल जाएगा। फिर आप कोई सा भी मेथड लगा करके, फिर आपने एक पढ़ा था हीरोज़ फार्मूला लगा करके, आप वहाँ से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आपके पास मेथड बहुत है, आप कोई भी अप्रोच करके आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक और देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, सेंट्रॉयड निकालने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है। हम लोग देखते हैं सेंट्रॉयड। पहले समझिए सेंट्रॉयड क्या होता है। कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी एक वर्टेक्स से जब इसका मीडियन सामने वाले साइड पे जब गिरता है तो ये सामने वाले लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये मीडियन हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीडियन। तो जहाँ पे किसी ट्रायंगल का मीडियंस मिलता है, कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे सारे मीडियंस उस ट्रायंगल के मिलेंगे, तो जिस पॉइंट्स में मीडियंस मिलते हैं ना, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को हम लोग G से डोनेट करते हैं, G है, G से डोनेट करते हैं सेंट्रॉयड को। इसको क्या कह सकते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सेंट्रॉयड। अब इसमें क्या होता है, एक सेंट्रॉयड में जब ये क्या होता है, सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये इस लाइन के लिए ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जो ये सेंट्रॉयड जो G डिवाइड करता है,
तो ये मीडियन को डिवाइड कर देता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। सपोज कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी। अगर ए डी मीडियन है तो जो ए डी लाइन का जो लाइन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। मान लीजिए पूरा लेंथ 3 है तो ए से लेकर के जी का वैल्यू 2 होगा और जी डी हो जाएगा 1। अगर 6 है तो ए से लेकर के जी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं उसको सेंट्रोइड निकाल कर, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना, इसमें भी सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ए बी सी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए, मीडियन बना लेते हैं। कोई एक पॉइंट होगा डी। अब डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग इसको ये निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट जो हम लोग निकाले थे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे, डी का दिस कोऑर्डिनेट का x प्लस दिस कोऑर्डिनेट का x वाला बाई 2 कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो डी का हमारा क्या निकल जाएगा, जो डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 बाई 2। यही हो जाएगा डी का वैल्यू यहाँ का, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। तो डी का वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। डी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, यही हुआ डी का कोऑर्डिनेट। अब हमें पता है ये जो मीडियन है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था अभी मीडियन का ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो हमने जो ये सेक्शन फार्मूला का जो इस्तेमाल किया था, जैसे मान लीजिए इस लाइन को अगर हम यूँ ऐसे कर दें, ये वाला पार्ट ए कर ले x1 और y1, ये वाले पार्ट को अगर हम डी यहाँ रख ले ऐसे, इसको हम ऐसे घुमा दिए है ना, डी वाले लाइन को हम कर लिए x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2। तब हमारा क्या है, ये g जो है ये कोई g पॉइंट है, ये कह रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे हम लोग m:n देखते थे वैसे 2:1 है यहाँ। तो बस वही कंसेप्ट लगा करके हम g का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। g कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, और बाई 2 प्लस 1। यही था हमारे पास। यही कोऑर्डिनेट था। तो ये कर लेंगे 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 2 प्लस 1। अब सेम वे दूसरे वाले पार्ट्स को, y वाले पार्ट्स को 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस y1 बाई 2 प्लस 1। बस इसको सॉल्व करेंगे, जी हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और हो जाएगा y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही हमारा g कोऑर्डिनेट का जो मतलब ये सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा। बस आपको इसको इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना होगा। आसान था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। बस आपको हर जगह सेक्शन फार्मूला का ही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल हुआ। अगर ये 1:1 के रेशियो में मिड पॉइंट है तो उसके हिसाब से 2 कर लिए, फिर ये 2:1 के रेशियो में है तो ये सेक्शन फार्मूला ही इस्तेमाल हो रहा है।
तो ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। कोई ट्रायंगल दे रखा हो, तीनों का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तो तीनों को जो है एक्स का सारे को जोड़ देंगे, x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3, तो ये हमारा सेंट्रॉइड निकल जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ना। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। सिंपल में तो सिंपल क्वेश्चन में हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना होगा तो इस तरीके से पूछ देगा, कोई इक्वेशन दिया हुआ, मीडियन का इक्वेशन दिया हुआ और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, अब उसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, बी मान लीजिए -1 3 है, कुछ भी मान लीजिए, कहीं से भी कुछ भी, ए ये है और सी ए है -5, 2। हमारे को पूछ रहा है इसका इक्वेशन, इस ये ए डी का इक्वेशन दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, ये मीडियन का इक्वेशन है, मीडियन का इक्वेशन दे रखा है। तो जब मीडियन कहीं से भी पास करेगा तो वो सेंट्रॉइड से होकर के ही जाएगा, सीधी बात। अगर मीडियन कहीं से भी जाएगा तो वो सेंट्रॉइड होकर के ही जाएगा। तो अगर हम ये सेंट्रॉइड फाइंड करके इस वाले लाइन के इक्वेशन में हम रख देते हैं सेंट्रॉइड का वैल्यू x और y का, तो हम k निकाल सकते हैं यहाँ से। क्योंकि जैसे कोई भी लाइन है, इसका हमें इक्वेशन दे रखा, मान लीजिए x + y + 7 = 0, ये इक्वेशन दे रखा। तो ये जो लाइन है, ये जिस पॉइंट से जाएगा वो सारे पॉइंट्स इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे ये लाइन है, इक्वेशन दे रखा है इसका, तो अगर ये सेंट्रॉइड से पास करा तो सेंट्रॉइड का पॉइंट तो उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। जो सेंट्रॉइड का जो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसमें वैल्यू रखने पे आना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग इसको बना लेंगे। अब जैसे इसका पहले हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है, x1 + x2 + x3 by 3, फार्मूला देखिए, y1 + y2 + y3 by 3, x1 0 + -1 + -5 by 3, 4 + 3 + 2 by 3। सेंट्रॉइड का वैल्यू क्या आ गया, -5 -1 -6 by 3 -2, 7 2 ये 3। सेंट्रॉइड का वैल्यू क्या आ गया, -2, 3। अब ये सेंट्रॉइड के वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो k का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। रख कर देख लीजिए, x की जगह पे क्या रख देंगे, -2, और y की जगह पे क्या रख लेंगे, 3 + k = 0, -2 -6 + k = 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड ऐड कर लेंगे, +8, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। यही क्वेश्चन हमें बनाना था। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे करेंगे हम लोग। इसमें एक टॉपिक और आप देख लीजिए, इन सेंटर भी देख लीजिए, क्योंकि इन सेंटर भी कभी कभी इन सेंटर पूछ दे, वो भी डायरेक्ट फार्मूला पे ही इस्तेमाल हो जाता है। इसमें तो ऑर्थो सेंटर भी होता है, सर्कम सेंटर भी होता है, तो वो सब तो बेसिक है कि वो आपको कंसेप्ट इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा। इन सेंटर का क्या है कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं इन सेंटर का। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर नहीं, अब हम लोग इन सेंटर देखेंगे। इन सेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है, कोई भी ट्रायंगल का मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स जो होगा वो होता है क्या, इन सेंटर। जैसे इसका कोई एंगल बाइसेक्टर होगा और इस ट्रायंगल का यहाँ से पास किया A और B, जहाँ 2 मिलेगा वहीं पे तीसरा भी मिल जाएगा,
इसीलिए 2 से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये जो आई हो जाएगा इसको हम लोग आई से डोनेट करते हैं इन सेंटर को। और ये क्या होता है, जब हम लोग अंदर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, अंदर एक सर्किल ड्रॉ होगा और जो ये जो लेंथ होगा ना वो कॉमन हो जाएगा सबके लिए, मतलब सेम होगा रेडियस। ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा इस सर्किल के लिए। ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। तो ये होगी एंगल बाइसेक्टर आई। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1, इसका दे रखा है x2 y2, इसका दे रखा है x3 और y3। तो अब हमें मान लीजिए सिर्फ ये दे रखा, तो इन सेंटर जब हमें निकालना है तो इन सेंटर के निकालने के लिए हमें लेंथ भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन सेंटर का जो फार्मूला होगा उसमें आपका इसका लेंथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, जैसे ए के सामने ये वाला लेंथ जो मान लीजिए ए दे रखा, ये वाला मान लीजिए बी दे रखा और ये वाला दे रखा हो सी, तो कैसे निकलता है इसका आई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। सेम वे वाई कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट का फार्मूला। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए डायरेक्ट, आप इसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना। अब मान लीजिए आपके पास ए और बी और सी नहीं दे रखा हो तो आप निकाल सकते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से। क्वेश्चन में सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट दे दे और बोले हमें आप इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप निकाल सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास है ए, तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं, ये वाला लेंथ, ये भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ये भी निकाल सकते हैं। फिर हम ये वैल्यू फार्मूला में रख देंगे तो इन सेंटर निकल जाएगा। तो आपको इन सेंटर भी इसमें पढ़ना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। आगे अब हम लोग लाइन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह लिखने के लिए। और इसमें एक पॉइंट और रह गया है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कोऑर्डिनेट, आपको ट्रायंगल का एरिया ना पूछ करके कभी कभी क्या करता है ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बोल दे। जैसे कोई ट्रायंगल, कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो ऐसा, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो ए बी सी और डी, ठीक है, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बन रहा हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी बना सकते हैं इसको। जैसे क्या करेंगे, हम कोई भी डायगोनल से इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये पार्ट 2 हो जाएगा। तो अब सबका कोऑर्डिनेट हमें पता है, ए बी सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया पहले निकाल लेंगे। फिर डी ए सी का कोऑर्डिनेट तीनों का पता है तो हम फिर इस वाले का ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए 1 + 2 कर देंगे तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा। ये तरीका है। फिर अभी और भी आगे है इसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है डायगोनल से हम लोग देख लेते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो क्या बनेगा, 4 केस बनेगा अपने पास। अगर ये डायगोनल, अगर ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी, अगर चारों कोऑर्डिनेट दे रखा तो इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, या तो बनेगा रोम्बस, या तो बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, रोम्बस बन जाए, रोम्बस बन जाए, या पैरेललोग्राम बन जाए, ट्राइपीजियम बन जाए, यही सब कोई फिगर बनेगा। या फिर कोई इर्रेगुलर बने, कोई सा भी ऐसा फिगर बन जाए, कुछ नहीं पता है क्या दिया हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसा फिगर बन जाए, ये कुछ भी नहीं है, इस तरीके का भी बन सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, रोम्बस बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए, ट्रेपीजियन बन जाए, फिर या कोई दूसरा इर्रेगुलर शेप, क्वाड्रिलेटरल शेप बन जाए। तो सबका अलग अलग तरीका है। अब इस दोनों में क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। इन दोनों में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है।
ठीक। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल हमारा इसमें इक्वल होता है। डायगोनल अगर केस देखेंगे डायगोनल से तो इक्वल कब होगा, और दूसरा है अनइक्वल कब होगा। ठीक है, डायगोनल हमारा इक्वल कब होगा, डायगोनल हमारा अनइक्वल कब होगा। दो केस देख सकते हैं। जो हमारा डायगोनल जो है स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में डायगोनल हमारा इक्वल होगा। अनइक्वल होगा क्या, किस में, रोम्बस में और आपका पैरेललोग्राम में अनइक्वल रहेगा। ठीक है, इन दोनों में अनइक्वल रहेगा। अब एक और कंसेप्ट देख सकते हैं, ये हो गया डायगोनल के थ्रू। अब स्लोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। स्लोप आपने पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ स्लोप भी। यहाँ स्लोप से कैसे देखेंगे, तो स्लोप में क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। तो ये कौन से केस में होगा, जब दोनों डायगोनल जो है परपेंडिकुलर होगा। तो डायगोनल परपेंडिकुलर कौन से केस में होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम वाले केस में क्या होगा, डायगोनल हमारा परपेंडिकुलर होगा। और डायगोनल हमारा परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो m1 इंटू m2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू -1 होगा। ये किस केस में होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले केस में होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, आगे हम लोग जब इसको लाइन से देखेंगे, लाइन शुरू करेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कैसे करते हैं इसको। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पे रोकते हैं, काफ़ी लंबा बन गया वीडियो। अगर अच्छा लग रहा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। और कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।